कॉन्सेंट्रेट करो। हमने आज शुरू करना है रिजिड बॉडी। क्या करना है हमने शुरू? लिखो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। लिखो आज का टॉपिक इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिर इससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लिखो टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इसी टॉपिक के साथ मैं आपको एक दो क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मजा आने वाला है आज की क्लास में। पूरी कॉन्सेंट्रेट होके क्लास को एंजॉय करो। तो टॉपिक है अपना इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, बहुत ध्यान से सुनना। हम फिजिक्स का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स। हम फिजिक्स का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? पार्टिकल पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? पार्टिकल पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो। कोई आपको अगर कभी भी कहता है कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, कोई आपको कभी भी अगर कहता है कि ये पार्टिकल किस चीज में है? इक्विलिब्रियम में है। आपने लॉज ऑफ मोशन में ही पढ़ा, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है कि पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है। पार्टिकल पे क्या है? नेट फोर्स जीरो। मैंने ये लॉज ऑफ मोशन में 5 बार चिल्ला चिल्ला के, 50 बार चिल्ला चिल्ला के बोला होगा कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं इक्विलिब्रियम में हूं, इसका मतलब क्या होगा? मेरे पे नेट फोर्स कितनी है? जीरो है। मतलब मैं ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं हूंगा। मतलब मैं ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं हूं। यस और नो? डाइस रखा है, क्या ये डाइस मूव कर रहा है? नो। इसका मतलब डाइस किस चीज में है? इक्विलिब्रियम में। ये डाइस किस चीज में है? इक्विलिब्रियम में है। आज के बाद कोई भी आपको इक्विलिब्रियम बोलेगा तो आप उसके दोनों ही दोनों मतलब का क्या मतलब है कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी और उस समय वो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी। अगर ये बॉडी चल नहीं रहा तो ये बॉडी नाच भी तो नहीं रहा। यस और नो? जैसे ये फैन चल नहीं रहा है लेकिन रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन ये फैन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यहां खड़ा हूं, इसके दोनों ही मतलब है कि मैं चल भी नहीं रहा और मैं रोटेट भी नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं एक तरह की इक्विलिब्रियम में हूं कि दो तरह की इक्विलिब्रियम में हूं? दो तरह की। कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका सबसे पहला और बहुत साफ मतलब यह है कि बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है। और अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका बहुत ही सीधा और साफ मतलब क्या है? बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम नेट टॉर्क बोलेंगे तो हमने टॉर्क का डायरेक्शन भी देखना है। जब मैं नेट टॉर्क बोलेंगे तो हमने क्या देखना है? बोलो बेटा, टॉर्क की डायरेक्शन भी देखनी है कि टॉर्क क्लॉकवाइज है कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। और इसी बॉडी पर इधर एक फोर्स लग रही है एफ। एफ मान लेते, दोनों फोर्सेस बराबर है, एफ मान। एक कंडीशन ये, पहली कंडीशन ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही इसका जवाब देगा, तो ध्यान से सिचुएशन को एनालाइज करो। सेकंड सिचुएशन क्या है? ये फिर से एक रिजिड बॉडी है और ये मान लो रिजिड बॉडी के, या मैं लाइन नहीं खींचता हूं आपको कंफ्यूज करने के लिए, और इस रिजिड बॉडी पर वही फोर्स एफ थोड़ा मैंने शिफ्ट कर दिया, इस एफ को थोड़ा ऊपर कर दिया, इस एफ को थोड़ा नीचे कर दिया, तो ये एफ यहां लग रही है और ये एफ यहां लग रही है। क्या सिचुएशन क्लियर है दोनों में? क्या लगता है आपको, पहली बॉडी में कोई मोशन होगा कि नहीं होगा? दूसरी आराम से आराम से आराम से,
और दूसरी बॉडी में कोई मोशन होगा कि नहीं। ठीक है, ब्रह्म प्रकाश, पहली जो बॉडी है उसका कौन सा स्टेट होगा, किस तरह के मोशन में होगा वो? अजी मूव बोलो, डरता क्यों है यार? मूव नहीं करेगा कि करेगा? तू ऐसे लटपटा के बोल रहा था कि सुनने वाला कंफ्यूज रहे। रेस्ट पे रहेगा। क्या वो रोटेट करेगा? नहीं, रोटेट भी नहीं करेगा। यस और नो? दूसरी वाली बॉडी क्या मूव करेगा? क्या दूसरी वाली बॉडी मूव करेगा? किसी ने यस भी बोला था। मूव करेगा दूसरी वाली बॉडी? रोटेट करेगा? यस। देखो करके देखो, ये मान लो पेन है, इस पेन को यहां से पकड़ो, दोनों साइड से खींचो बराबर फोर्स से, पेन मूव कर रहा है ना? पेन रोटेट कर रहा है ना? इस पेन को एक इसकी मुंडी पकड़ लो, इसके पांव पकड़ लो, घुमाओ सेम फोर्स से, क्या ये पेन मूव कर रहा है ना? क्या ये पेन रोटेट कर रहा है? हाँ। यस और नो? बोलो यस और नो? तो ये वाली बॉडी में क्या होगा, यहां ध्यान से देखना, इस वाली बॉडी का फोर्स नेट भी क्या होगा, बोलो बेटा? 0। और इस बॉडी का टॉर्क नेट भी कितना होगा, बोलो बेटा? 0। पक्की बात है? इसका मतलब क्या लिखेंगे? दिस बॉडी विल नाइदर इन ट्रांसलेशनल मोशन, इधर लिख देता हूं, इतना क्या लिखना है, नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल तो समझते हो ना, स्ट्रेट लाइन मोशन, एंड नो रोटेशनल मोशन। आना बोलो यार। इस बॉडी की अगर हम बात करें तो मैं क्या बोलूंगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, लेकिन नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। पक्की बात है ना? ये दोनों क्या फॉर्म कर रहा है, ये दोनों क्या फॉर्म कर रहा है, उससे ये बॉडी क्या करेगा, रोटेट। और यहां टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय देयर डिस्टेंस। बोलो यार। तो यहां पर क्या है, नेट फोर्स की वैल्यू 0 बट नेट टॉर्क की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहां क्या बोलूंगा, नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन, कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, बट देयर इज रोटेशनल मोशन, बॉडी विल हैव रोटेशनल, बॉडी विल हैव रोटेशनल मोशन। तो पता है क्या, तुमको पहले क्या सिखाया जाता था कि अगर किसी बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही है, किसी बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो बॉडी कभी मूव नहीं करेगा, तो बॉडी कभी मूव नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट थी, बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं होगा, लेकिन दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से बॉडी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? फटाफट पहले इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। डन बेटा। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है, पूरी पूरी आ रही है? तो लिखो, बन गया डायग्राम। थोड़ी अपने ये लिखने वाला काम थोड़ा फास्ट करो बेटा, आप है ना, थोड़ा सा फास्ट करो लिखने वाला काम।
लिखो, अ रिजिड बॉडी मे और मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, rigid body may or may not be in equilibrium under the action of under the action of two equal and opposite forces, under the action of two equal and opposite forces. एक बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं भी हो सकती है, किस चीज पर? अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अगर बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही होगी तो बॉडी जरूरी नहीं है कि वहां पर किस चीज में होगा, बोलो बेटा, इक्विलिब्रियम में होगा। यस और नो, है ना? तो बॉडी वहां पर हो सकता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और लेके देख लो। जैसे मान लो यहां पे एक ऐसा कोई रॉड रखा हुआ है, कुछ एग्जांपल्स आपको नॉर्मल बता रहा हूं कि यहां पे बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को मेंटेन करती है। मान लो यहां से फोर्स लग रही हो F1 और ऊपर से फोर्स लग रही हो F2 ये, और ऊपर से एक फोर्स यहां से लग रही हो F3। बात समझ में आ रही है? तो हो सकता है ये बॉडी ना तो रोटेट कर रही हो और ना ही मूव कर रही हो, तो मैं इसमें क्या बोलूंगा, बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू इज इक्वल टू 0 और नेट टॉर्क की वैल्यू भी इज इक्वल टू 0। अगर ये बॉडी क्या कर रही हो, ना तो मूव कर रही हो और ना ही रोटेट कर रही हो। सिमिलरली मान लो ये अगर कोई एक बॉडी है और इस पे एक फोर्स ऐसे लग रही है, दूसरी फोर्स ऐसे लग रही है, तीसरी फोर्स ऐसे लग रही है, और फिर ये तीनों फोर्स से लगने के बावजूद ना तो ये बॉडी रोटेट कर रही है और ना ही ये बॉडी मूव कर रही है, तो फिर से यहां भी मैं क्या बोलूंगा इस केस में कि बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू भी 0 है और नेट टॉर्क की वैल्यू भी 0 है। मैं क्या बोलूंगा, द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां भी क्या बोलूंगा मैं, द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लाइकवाइज एक और एग्जांपल देख लो, ये मान लो कोई एक रॉड है और इस रॉड से इधर कोई फोर्स लग रही है F1 और इधर कोई फोर्स लग रही है F2, और ये बॉडी ना तो और ये मान लो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे मान लो, ना ये बॉडी घूम रही है ना ही ये बॉडी भी रोटेट कर रही है, तो मैं यहां फिर क्या कह सकता हूं, बोलो, बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू भी 0 है और बॉडी पे नेट टॉर्क की वैल्यू भी 0 है। तो अगर किसी बॉडी पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो, किसी बॉडी पर कितनी फोर्सेस लग रही हो, बोलो बेटा, बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो, और उसके बावजूद भी बॉडी ना तो मूव कर रहा हो ना रोटेट कर रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज देन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फटाफट नोट डाउन कर लो।
छोटू फिर क्यों एब्सेंट हो? गुड इवनिंग। कहाँ पे हो? गंदी बात है ना। फिर किसी काम से गए थे आप लोग? ऐसे घूमने चले गए थे? फिर चलो, क्लास मिस करके नहीं जाना बेटा। कल पहले आके लेक्चर देखोगे आज। चलो ठीक है, ओके। डन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर प्योर रोटेशनल मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कैसे लगाएंगे यहां पर, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से आपको वो करके दिखाऊंगा। सो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर प्योर रोटेशनल मोशन। क्या आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लीनियर मोशन के लिए याद है बेटा? यस। क्या कहता था? फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो? क्या कहता था बोलो बेटा? फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो? क्या कहता था बोलो? फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखना, नाउ वी आर डिस्कसिंग Newton's second law of motion for pure rotational motion, है ना? Newton's second law of motion for pure rotational motion। बहुत ध्यान से देखना और बहुत ही इजीली आप इसको सीख जाओगे। क्या सीखा था आपने न्यूटन सेकंड लॉ में? पहले लीनियर मोशन का याद करो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट वाली बात बेटा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो चीज लीनियर में फोर्स थी वही एंगुलर में क्या है? टॉर्क। जो चीज मास था वो क्या बन गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ए क्या बन गया? अल्फा। तो अब ये रिलेशन क्या बन जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? यस और नो? अगर किसी बॉडी को चलाना है, किसी बॉडी को लीनियर मोशन में लेके जाना है, तो मुझे उसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी? नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। यस और नो? किसी बॉडी को अगर मूव करना है, ट्रांसलेशनल मोशन में लेके जाना है, तो मुझे बॉडी पर क्या लगानी पड़ेगी बोलो बेटा? नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। लाइकवाइज अगर मुझे किसी बॉडी को रोटेट कराना है, तो मुझे इस बॉडी पर क्या लगाना पड़ेगा? नेट अनबैलेंस टॉर्क। और वो टॉर्क क्या हो जाएगा बोलो बेटा? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर टॉर्क टी इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। दो और बातों का ध्यान रखना जब भी आप, अब एक बात आपको समझ में आती है ना बेटा, कि अगर आपको टॉर्क लिखना है तो कोई ना कोई क्या डिफाइन करने पड़ेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखनी है तो क्या डिफाइन करना पड़ेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, अप्लाई करना है, तो यू हैव टू राइट द इक्वेशन आइदर अलोंग द सेंटर ऑफ मास और अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले इसको लिखो फिर लिखवाता हूं। About axis of rotation is equal to moment of inertia, फिर किसके? About axis of rotation and फिर again alpha, and this is about axis of rotation. About नहीं बेटा, सिंपल मल्टीप्लाई, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, दो वेक्टर क्वांटिटी होगी तभी डॉट या क्रॉस होता है बेटा। ठीक है? सो दिस
expression is applicable पहला about center of mass of the body, आप इसको कहां से लिख दो बेटा, या तो कहां से लिखो इसको, अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, वहां पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, और अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन। सेकंड किसके अबाउट बोलो बेटा, अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, about axis of rotation of rigid body. And this is the point where particle have zero acceleration or velocity. सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो, फिर इसको मैं आपको लिख के बताता होता हूं। इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंबाइंड। एक बात आपको समझ में आ गई, अगर आपको टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है तो आप किस एक्सिस के अबाउट लिखोगे बोलो बेटा, आइदर अबाउट द सेंटर ऑफ मास और अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर उस पॉइंट के अबाउट जहां से पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो, जहां से पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। और जनरली ये पॉइंट कौन सा होता है, जनरली ये पॉइंट कौन सा होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब कभी भी आपको टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन लिखनी है, ये इक्वेशन आइदर यू विल राइट अबाउट द सेंटर ऑफ मास और यू विल राइट अबाउट द, चकाचक है काम। अब किसी पार्टिकल को लीनियर मोशन में या रोटेशनल मोशन में इकट्ठा हो तो हम उसको क्या करें, तो लिखो टॉपिक, क्या लिखा टॉपिक बोलो बेटा, टॉर्क इक्वेशन फॉर कंबाइंड मोशन, है ना, टॉर्क इक्वेशन फॉर कंबाइंड मोशन। टॉर्क इक्वेशन फॉर कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन का मतलब क्या होता है बोलो बेटा, कि या तो बॉडी क्या हो सकती है, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल, दोनों में हो सकती है। तो टॉर्क इक्वेशन फॉर कंबाइंड मोशन। नाउ सी, ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ये मेरे पास क्या है बोलो बेटा, एक
रिजिड बॉडी, और मान लो इस बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। कितने फोर्सेस लग रहे हैं बेटा? बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। कितने फोर्सेस लग रहे हैं? बहुत सारे। कितने फोर्सेस लग रहे हैं? बहुत सारे। बोलने में कंजूसी क्यों करते हो? कितने फोर्सेस लग रहे हैं? बहुत सारे, बहुत सारे। और इन बहुत सारे फोर्सेस की वजह से ये बॉडी के अंदर या तो हो सकता है ट्रांसलेशनल मोशन हो, या फिर क्या हो सकता है? रोटेशनल मोशन हो। दोनों बातें हो सकती है, यस और नो। अब ध्यान देना, पहले डायग्राम बनाओ, स्टेटमेंट लिखाता हूं, लिखो। इफ वेक्टर सम ऑफ if vector sum of all the forces acting on a rigid body, if the vector sum of all the forces acting on a rigid body is not equal to zero, then the center of mass of the body will have linear acceleration. The center of mass of the body will have linear acceleration. ध्यान देना, that is क्या है बोलो? अगर बॉडी पे फोर्स नेट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स नेट की वैल्यू किसके बराबर है बोलो बेटा? जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे बोलो बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू जीरो। बोलो यार, अगर बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। सिमिलरली सेकंड पॉइंट बनाओ, पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर लिखो। क्या लिखो? इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स if the vector sum of all the torques about the center of mass is not equal to zero, then body rotate about its center of mass. अगर इस पे इन सारे फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क लग रहा होगा, इन सारे फोर्सेस की वजह से क्या लग रहा होगा बोलो बेटा? टॉर्क लग रहा होगा। अगर वो सारे टॉर्क की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी तो ये बॉडी क्या करेगा? रोटेट करेगा। किसके अबाउट? अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो उस कंडीशन में आप इक्वेशन क्या लिखोगे? नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, द बॉडी विल रोटेट इन द केस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर से आप उस कंडीशन में क्या इक्वेशन लिखोगे? ध्यान दो बेटा, अगर पार्टिकल की लीनियर मोशन होगी तो क्या लिखोगे? फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। याद करो, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा रखा है। बोलो भाई, बोलो यार। मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस एंड फोर्स अलोंग जेड एक्सिस, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस। टॉर्क में याद रहे, टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट नहीं होता। टॉर्क या तो क्या होता है? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप नेट टॉर्क लिखोगे तो आप क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जब आप नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो लिखोगे, देन यू विल राइट ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। क्या पूरी सिचुएशन क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसका एक्सप्रेशन भी लिखी लो। क्या लिखोगे इसमें, बोलो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। बोलो यस और नो फॉर रोटेशनल मोशन। आ जाओ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं फिर। डन बेटा, क्या सीखने के लिए मिला, कंक्लूड करता हूं और फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्या हमें सीखने के लिए मिला, कंक्लूड करो। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क की वैल्यू 0 है तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर कोई बॉडी को कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आपके मन में सीधे दो बातें हिट करेंगी, क्या क्या, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई बोला आपको कि ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्या बोला आपको, बोलो ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 बट नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मैं बोला कि ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है तो मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। नेट फोर्स अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। नेट फोर्स अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस। क्या मेरी बात क्लियर है पूरी तरह से, पक्की बात है, सारी सिचुएशन क्लियर है? राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड इट इज द एनसीईआरटी बैक साइड का क्वेश्चन है। लिखो, अ नॉन यूनिफॉर्म बार, अ नॉन यूनिफॉर्म बार, a non-uniform bar of weight W is suspended at rest by two strings of negligible weight as shown in the figure. The angle made by the strings, with vertical R, the angle made by the strings with vertical R 36.9 degree and 53.1 degree respectively. 36.9 degree and 53.1 degree respectively. The bar is 2 meter long. The bar is 2 meter long. Calculate the distance D. Calculate the distance D of the center of gravity of the bar. The center of gravity of the bar from its left hand. सिमिलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से, मैं आपको डायग्राम बना के देता हूं, आप स्टेटमेंट पढ़ो। ये देखो, ये दो फिक्स्ड पिलर्स हैं, ये ग्राउंड पर दो ऐसे फिक्स्ड पिलर्स हैं, बात समझ में आ रही है? और स्ट्रिंग के साथ एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऐसे हैंग्ड है, बात समझ में आ रही है? स्ट्रिंग के साथ कैसी रॉड हैंग है, एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऐसे हैंग। नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोला है?
क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ में आ रही है? और ये कुछ एंगल बना रहा है, एक एंगल, लेट दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है θ1 इज 36.1 डिग्री और θ2 कितना था बोलो बेटा? 36.9 डिग्री एंड 53.1 डिग्री। बोलो ठीक है। और इससे d डिस्टेंस दूर पे इसकी पूरी लेंथ 2 मीटर आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ऊपर बना देते। इसकी पूरी रॉड की लेंथ कितनी है बोलो बेटा? 2 मीटर। और इससे d डिस्टेंस अपार्ट एक पॉइंट है जहां से एक W वेट हैंग किया। और ये किस चीज में है? द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो आपको ये d डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है जहां से इसको हैंग किया जाए सच दैट कि रॉड अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे। पहले क्वेश्चन पढ़ो, सिचुएशन को एनालाइज करो, फिर मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। फटाफट क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाओ। जब तक थॉरली क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा कि सिचुएशन में हो क्या रहा है। सेंटर ऑफ मास ही होता है बेटा। बैठ जाओ, अगली बार से करोगे 2 दिन खड़े रखो। क्वेश्चन पढ़ लिया? आ जाओ। देखो इसने क्या कहा है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में आपके साथ रीड करता हूं एक बार। अ नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W इज सस्पेंडेड एट रेस्ट। ठीक है, यहां W सस्पेंडेड रेस्ट। रेस्ट, रेस्ट का मतलब रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जैसे ही बोला अपने दिमाग में 2 बातें खटकेगी। क्या क्या खटकेगी? नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। बोलो पक्की बात है, यही अपने दिमाग में आएगा। अब क्या करोगे बोलो? सबसे पहले नीचे क्या बनाओगे? वेट फोर्स। तो वेट फोर्स कितनी लग रही है यहां पर? mgw। बोलो यस और नो? अच्छा, स्ट्रिंग के अलोंग कौन सी फोर्स लगती है बोलो बेटा? टेंशन। तो यहां पर एक टेंशन फोर्स लग रही होगी T1 और यहां पे एक टेंशन फोर्स लग रही होगी T2। बोलो यस और नो? टेंशन कैसे कट हो जाएगी गोबर? किसने बोला कट हो जाएगी? पूछ रहा नहीं, मेरे से किया हुआ। टेंशन कभी ऐसे कट नहीं होती है। आप लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर कंप्लीट नहीं कर सके हो? खत्म करो उसको जल्दी। छुट्टी में बोला था पटाखों में ही रह गया लगता है ना? लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा है, खत्म करो। उसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। इस सैटरडे तक खत्म, 2 दिन का समय खत्म कर लो। छुट्टियों को यूटिलाइज करना चाहिए था बेटा आप लोगों को। टेंशन कभी कैंसल आउट नहीं होती। पहले आप मेरा टेंशन का कंसेप्ट देखो, आपको जो सिखाया गया है ना वो राम भरोसे ही है बस। तो आप टेंशन का पूरा वो कंसेप्ट देखो। अब देखो यहाँ पे लाइन ऐसे खींच दी, ऐसे लाइन खींच दी, तुमने गलती की तो ठीक है। ये अगर बोलते ना टेंशन कैंसिल हुआ तो मैंने कैंसिल कर देना था। बोलो ठीक है मेरी बात? सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, दोनों स्ट्रिंग सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। टेंशन फोर्स क्या लगेगी? अलग अलग लगेगी, T1 और T2। ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बोलो? θ1। ये एंगल क्या है? θ2। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? θ2। तो T1 का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बोलो? T1 cos θ1। और इधर क्या आएगा बोलो? T1 sin θ1। अरे T1 के बाद हमेशा T2 नहीं होता है। इधर क्या आएगा बोलो? T2 cos θ2। इधर क्या आएगा बोलो? T2 sin θ2। कोई दिक्कत वाली बात है? ऐसे किसी नॉन साइंटिफिक बच्चे को ये काचा माचा दिखेगा, आपको ये बहुत क्लियर फ्री बॉडी डायग्राम दिख रहा होगा। बोलो यस और नो? एंड नाउ फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन जिनका लॉज ऑफ मोशन रहता है, कल से मिलके अपना लेक्चर फटाफट लॉज ऑफ मोशन का खत्म करो।
ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? बॉडी पे नेट फोर्स जीरो, किधर? एक्स के लॉन्ग भी, वाई के लॉन्ग भी। तो ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स। ऊपर वाली फोर्स कितनी लगेगी बोलो? T1 cos θ1 प्लस T2 cos θ2 इज इक्वल टू W, क्योंकि W किसके बराबर है? mg के बराबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलो यार। सिमिलरली लेफ्ट हैंड वाली फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड वाली फोर्स, क्योंकि ये ना तो ऐसे मूव कर रहा है ना ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या लिखेंगे बोलो? T1 sin θ1 इज इक्वल टू T2 sin θ2। ये दो इक्वेशन बन गई। और ये दो इक्वेशन किसके लिए बनी है? फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। सिमिलरली फॉर रोटेशनल मोशन भी लिख लो। फॉर ट्रांसलेशनल मोशन यहां पर क्या है? और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखो, मोशन नहीं। ये ट्रांसलेशन क्या मेंटेन कर रहा है बोलो? इक्विलिब्रियम। तभी तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है ना। यस और नो? एंड नेक्स्ट फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा बोलो? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने तुमको क्या बताया, ध्यान से देखना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या ले लो? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या ले लिया मैंने? बोल रहा हूं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। T1 sin θ1 और T2 sin θ2 की वजह से कोई रोटेशन नहीं हो सकती। क्यों? दे आर एक्टिंग परपेंडिकुलर। sin 90 1, यस और नो? तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे खींच रहा है, तो इनकी वजह से तो कोई रोटेशन होगी नहीं। तो किसकी वजह से? और ये तो रोटेशन होगी किसकी वजह से बोलो? T1 cos θ1 की वजह से और T2 cos θ2 की वजह से। ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाया कर गया, तो इसकी वजह से रोटेशन जीरो हो जाएगी। बोलो यस और नो? ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर गया? कैंसल आउट। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कल मैंने बताया था जिस भी फोर्स से रोटेशन देखना है केवल उसको देखो और बाकी सबको इग्नोर कर दो। तो T1 cos θ1 को देखो और बाकी सब फोर्स को छोड़ दो। ये इस रॉड को कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा। बोलो यस सर? बोलो पक्की बात है? सारी फोर्सेस छोड़ दी, किसको देखना है? T1 cos, कल सिखाया है। किसको देखना है? T1 cos θ1। ये इसको कैसे रोटेट करेगा? ऐसे। यस और नो? दूसरा T2 cos θ2 कैसे रोटेट करेगा? बोलो। दोनों की डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है? ऑपोजिट है। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे? क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। बोलो यस और नो? क्या लिखोगे इसके लिए? बोलो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। mg की वजह से टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाया कर रहा है, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? r क्रॉस f। r जीरो हो गया तो टॉर्क जीरो हो गया। अब देखो पहले वाली के लिए क्या लिखोगे? बोलो T1 cos θ1 और इसका डिस्टेंस कितना है? 2d इज इक्वल टू, दूसरा क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। T2 cos θ2 और ये टोटल लेंथ 2 मीटर है, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी? बोलो मेरा 2 माइनस डी। कोई दिक्कत वाली बात? हो गया? 3 इक्वेशन बन गई, सॉल्व हो जाएगा। मैं कर भी देता हूं तुम्हारे लिए सॉल्व। देखो फटाफट क्या करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दो। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए थी? डी की वैल्यू। भी कहता हूं क्वेश्चन पढ़ो। तुम क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, सोल्यूशन देखना शुरू कर जाते हो और तभी तुम लोगों को समझ नहीं आता है। मैं बार बार कहता हूं, जब भी टीचर क्वेश्चन सॉल्व करता है ना, 90% 95% स्टूडेंट की गलती क्या है? वो क्वेश्चन को सिंसियरली पढ़ता ही नहीं है, वो बस सॉल्यूशन को देख रहा हो। तो उसे पूछा क्या निकालना था, पता ही नहीं, तूने क्वेश्चन को सिंसियरली पढ़ा ही नहीं। क्या निकालना है क्वेश्चन में? डी निकालना है, डी निकालनी है। तो क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 कर दो। 3 से डिवाइड 2 को, क्या बनेगा? देखो T1 cos θ1 इंटू डी अपॉन, यहां से क्या आ जाएगा? बोलो T1 sin θ1 इज इक्वल टू, उधर क्या आएगा? बोलो बेटा T2 cos θ2 इंटू 2 माइनस डी अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा? बोलो T2 sin θ2। बोलो यस और नो? हो गया इक्वेशन सॉल्व की नहीं? सामने दिख रहा है।
T1 और T1 कैंसिल, T2 और T2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या देगा बोलो, कॉट थीटा 1 इंटू डी इज इक्वल टू दूसरा क्या हो जाएगा बोलो, कॉट थीटा 2 2 माइनस टी। थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यूज दी हुई है, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 3/4 और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है सर 4/3। बात समझ में आ रही है? टेंटेटिव वैल्यू आपको बता रहा हूं, आप दोनों की वैल्यू पुट करोगे डी की वैल्यू निकाल सकते हैं? बोलो यार, फटाफट नोट डाउन करो सोल्यूशन, ध्यान से समझ के सोल्यूशन को नोट डाउन करना। टेन की वैल्यू है, कोई नहीं, पलट दो। टेंटेटिव वैल्यू मैंने बोली, मुझे याद आ रही थी, उसका उल्टा याद हो गई होगी। ये वैल्यू तुम एक बार निकाल के चेक कर लेना। समझ आया बेटा? कंसेप्ट हुआ क्लियर? आराम से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जो तुम भी नोट्स अच्छे से बनाया करो यार, बहुत गंदा नोट्स बनाते हो। तुम लोग अपने अटायर का कितना ध्यान रखते हो, है ना? कपड़ा इतना बढ़िया से पहनते हो। भाई साहब को देखो, पिंक टी शर्ट, जीन्स, जूते, कॉपी देख लो, चलो वो भी एक, है ना? और कॉपी देखो, थोड़ा साफ लिख सकते हैं, राइटिंग गंदी को नहीं सुधार सकते, लेकिन हम क्लीननेस रख सकते हैं कि नहीं? अगर शक्ल गंदी है तो धो तो सकते हैं ना? कभी भी ना, मैं तो बार बार एक बात कहता था, लड़के कभी भी सुंदर थोड़ी होते हैं यार, स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट विथ योर अपीयरेंस, विथ योर एक्टिविटी, विथ योर डिसेंसी। क्यों लल्लू राम, देखो स्मार्ट लौंडा है। क्यों ब्रह्म? अब तो ब्रह्म ने छोड़ दिया, शुरू शुरू ट्यूशन में रोज ब्रह्म बिल्कुल फॉर्मल पहनकर आता था। अच्छी बात थी बेटा, वो अच्छी चीज है। अच्छे से रहने, अच्छी बात को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। कभी अपने आप को इतने मत डिफेंड करो क्योंकि तुम किसी चीज में अच्छे हो। इफ यू आर गुड इन समथिंग, डोंट डिफेंड योरसेल्फ, है कि नहीं? वेट, क्वेश्चन में दी हुई है, वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन से, देखो ध्यान नाल, हौली हौली। जल्दी करो, एक क्वेश्चन और करना है। डी की वैल्यू, लल्लू राम मेरे प्यारे, बुक से देखना पड़ेगा, सॉल्यूशन याद नहीं है, चेक कर लेना एक बार एनसीईआरटी से। डीबीपी डिस्कशन की क्लास कल रखूंगा, लेट हो जाएगा खत्म करते करते, 8:30 शुरू नहीं कर पाऊंगा। एक क्वेश्चन और कराना जरूरी है इसका, 8 बज चुका है ऑलरेडी। हर्षिता खुश हो गई, ये जाके दोबारा नहीं बैठना पड़ेगा, जान बची। जितनी देर हर्षिता खड़ी रही बिल्कुल नहीं मुस्कुराई, जैसे बैठी खुश हो गई। क्योंकि ये नेट टॉर्क 0 है, तो नेट टॉर्क 0 है, जितना क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा उतना ही
क्लॉकवाइज लगेगा तभी जीरो होगा। दोनों ही क्लॉकवाइज होते तो कभी नेट टॉर्क जीरो नहीं होता। अगर तुमको दो आदमी इधर से खींच रहा है तो कभी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सका। तुम पे नेट फोर्स जीरो तभी होगी अगर कोई इधर खींच रहा है और कोई इधर खींच रहा है। डन हो गया बालकों? कर लो आराम से। फाइनल आंसर तक निकालो। टीजी फाइनल आंसर कड्डो। देखना पड़ेगा बेटा। नहीं अभी क्वेश्चन करना है। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुमको बता दूं। कॉट 36.9 3/4 होना चाहिए। चेक किया था? करना जरा। मेरे ख्याल से 3/4 ही होगा। एनसीईआरटी बैक साइज में होगा। है ना? हाँ, कॉट ये 3/4 है, ये 4/3 है। मैंने फिर से 10 की वैल्यू लिख दी। अरे यार, मुझे 10 वाली वैल्यू ही यार। उल्टा डिवाइड कर लो और क्या। ठीक है, डी की क्या वैल्यू आ रही है जल्दी बताओ। 18/25 सबकी आ रही है डी की वैल्यू। 18/25 दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। सेंटीमीटर राइट, और मीटर 18/25 मीटर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ कार वे 1800 kg। एक कार का वेट कितना है? 1800 किलो। कितना वेट है? 1800 किलो। अ कार वे 1800 kg। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल। कार में एक एक्सल होता है, समझते हो ना? कार के आगे वाली रोड और पीछे वाली को जोड़ता होता है स्ट्रेट रॉड। तो डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल इज 1.8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल इज 1.8 मीटर। फुल स्टॉप। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 meter, 1.05 meter behind the front axle. 1.05 meter behind the front axle. Full stop. Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। तुम पढ़ो, मैं डायग्राम बनाता हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। ध्यान से पढ़ो, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड आउट करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये अपने अंदर की एबिलिटी को डेवलप करो।
अगर आप अपने अंदर की इस एबिलिटी को डेवलप नहीं करोगे तो आप कभी भी नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? ध्यान दो, एक कार में कितने चक्के होते हैं यार? 4। लेकिन अगर कार को हम साइड से देखें तो कितने दिखेंगे? 2। तो हम कार को साइड से देखते हैं, ठीक है, साइड से देखते हैं, डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा। 4 चक्कों वाला कार बनाना तो काफी मुश्किल हो जाएगा। विंटेज कार है भाई अपने को। बात समझ में आ रही है? ये इसका फ्रंट व्हील है और ये इसकी बैक व्हील है। तो इस फ्रंट व्हील के पीछे इधर एक और व्हील होगा, 2 व्हील आगे होंगे, 2 व्हील पीछे होंगे। अच्छा जी। और इसके फ्रंट व्हील से बैक व्हील को एक एक्सल जोड़ रहा है। यस और नो? कितनी है इसकी लेंथ? कितनी है इसकी लेंथ? 1.8 मीटर। बोलो काम चकाचक है। इसका सेंटर ऑफ मास आपको दिया हुआ मेरे ख्याल से कितने डिस्टेंस दूर पे है बताओ? 1.05। यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इससे यहां पे क्या लग रहा होगा इसके ऊपर? बोलो mg। बोलो यस और नो। आगे वाले दोनों चक्कों की वजह से ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू फ्रंट व्हील। तब कोई लॉज ऑफ मोशन के फोर्सेस वाला टॉपिक सबसे पहले रिवाइज कर लो, मैं बार बार कह रहा हूं। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रंट व्हील, और ये क्या होगा बोलो बेटा? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बैक व्हील। सबसे पहले डायग्राम सबको क्लियर है? अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, इसका क्या मतलब है? मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हूं और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी। सिमिलरली इफ दिस कार इज स्टैंडिंग ओवर हियर, इसका सिंपल मतलब क्या है कि दिस कार इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये मुझे कैसे पता चला? किस स्टेटमेंट से मैंने पकड़ा? देखो यहां पे लिखा हुआ है दिस कार इज नॉट मूविंग, है ना। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। तो इसने बोल दिया दिस कार इज नॉट अंडर मोशन। तो अगर ये मोशन में नहीं है तो सबसे पहले क्या पता चला? कार इज इन इक्विलिब्रियम। बोलो यस और नो। और इक्विलिब्रियम बोलते हैं मेरे दिमाग में 2 बातें झटका मारती है। क्या क्या? नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। बोलो चकाचक है बात? नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा। तो पहले फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसके लिए बोलो बेटा फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बनेगा फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। क्या है अपवर्ड फोर्स? बोलो बेटा NF प्लस NB इज इक्वल टू mg। बोलो यस और नो। अब ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। अब ध्यान से बोलो, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन में कहां मान लूं? तो मैंने बोला था जब भी टॉर्क की इक्वेशन लिखनी हो, सेंटर ऑफ मास को क्या मान लो? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब mg की वजह से तो रोटेट करेगा नहीं, क्योंकि ये तो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है। कितनी फोर्सेस बची? 2। सारे फोर्सेस हटा दोगे तो ये इसको किधर रोटेट करेगा? ऐसे। और ये इसको कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बाद हम क्या लिखेंगे? बोलो बेटा फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम के? बताओ बता। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क।
क्लॉकवाइज टॉर्क का मतलब क्या होगा बोलो, एन एफ इंटू कितना डिस्टेंस है बोलो 1.05 इज इक्वल टू एन बी इंटू, अब ये बच गया डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल लो 1.80 माइनस 1.05, 5 और 7 0.75, बोलो यार कितनी इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या आप एनएफ और एनबी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बोलो भाई। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, रुक जाओ, इसके क्वेश्चन में पढ़ो, इसने बोला है नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ईच व्हील, है ना, तो एनएफ जो मिला वो क्या मिला, टोटल नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रंट व्हील, जो एनबी मिला वो क्या मिला, टोटल नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बैक व्हील। फ्रंट में कितने व्हील, 2 व्हील, बैक में कितने व्हील, 2 व्हील, तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, एनएफ डिवाइडेड बाय 2 और एनबी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अपने को कितने चाहिए 4, तो आगे वाले दोनों फ्रंट व्हील का नॉर्मल रिएक्शन सेम होगा और पीछे वाले दोनों बैक का नॉर्मल रिएक्शन सेम होगा। फटाफट सॉल्व करो, फाइनल आंसर तक पहुंच। क्योंकि कार मूव नहीं कर रही, बोला हुआ है कि कहीं उसने नहीं बोला है द कार इज मूविंग और कार इज रोटेटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया कार इज इन रेस्ट।